हेलो स्टूडेंट्स, यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स का कौशल क्लासेस में स्वागत है। जो लोग डेली क्लासेस ले रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि आपकी मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं और बहुत ही अच्छे से आपकी क्लासेस चलाई जा रही हैं विद ट्रिक्स। ठीक है, हम लोग मैथ की क्लासेस कर रहे थे जिसमें से आपका चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप सभी को पता है कि चैप्टर फर्स्ट में आपके 8 पॉइंट्स हैं। ठीक है, चैप्टर आपका कौन सा है? संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। ये आपका चैप्टर फर्स्ट था। ठीक है, इसमें 8 पॉइंट्स थे जिसमें हमें संख्या के बारे में समझना था, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बारे में समझना था, संख्यांक का जो वर्गीकरण होता है, संख्याओं का विभाज्यता नियम, स्थानीय मान, भाज्य अभाज्य संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, इन सभी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से विद ट्रिक्स समझा है। ठीक है, तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है देख लीजिए। फ़िलहाल आज की वीडियो में हम पूरे चैप्टर का एनालिसिस करेंगे और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं वो करवाएंगे। ठीक है, और विद एग्जांपल्स भी आपको करवाएंगे। डायरेक्ट आंसर नहीं बताएंगे, उसका हल करके भी दिखाएंगे कि ऐसा क्यों है और क्यों इसका आंसर इतना आया है। ठीक है, जिससे आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएंगी और आपको एक बार फिर से समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी, अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं मैथ्स की, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि पर डे आपकी मैथ्स की क्लासेस जो है वो चलाई जा रही हैं। और जो भी विद्यार्थी पहली बार वीडियो पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि संख्याओं को लिखने की लिपि कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो संख्याओं को लिखने की लिपि कौन कौन सी हैं? देवनागरी है, रोमन है, अंतर्राष्ट्रीय है या फिर ये सभी हैं? तो मैंने आपको संख्याओं की जो संख्या है वो पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि देवनागरी लिपि में हम अंकों को कैसे लिखते हैं, रोमन में कैसे लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ये सभी। ठीक है, अब कैसे होगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हम देवनागरी लिपि में कैसे अंकों को लिखते हैं, रोमन में कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि संख्याएं लिखने के लिए देवनागरी में देखिए ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इससे क्या होता है, जब हम बार बार लिखते हैं ना तो हमारा रिवीजन हो जाता है। ठीक है, जब आपने उसमें पढ़ा होगा, क्लास में देखा होगा, अब आप MCQs कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू होती जा रही है और जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा ना तो तब तक आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अभी हम रोमन देखेंगे कि रोमन में ऐसे लिखते हैं, 1 को ऐसे, 2 को ऐसे, 3 ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अंक जो होते हैं वो हम लोग नॉर्मली जब हम लोग लिखते हैं मैथ में जो अंतर्राष्ट्रीय अंक बनाते हैं। ठीक है, तो ये सभी लिपियां जो होती हैं उनका उपयोग किया जाता है और संख्याओं को लिखने के लिए इन सभी लिपियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा? ये सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पूर्ण ऋण पूर्णांक का उदाहरण क्या होता है? ऋण पूर्णांक का उदाहरण क्या है? ठीक है, इसमें से हम देखेंगे क्या है। +5, +2, 0 या फिर -1 क्या हो जाएगा? इसमें हमसे पूछा गया है ऋण, तो ऋण का मतलब ही माइनस में होगा, है ना? तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? बताइए। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। कैसे हो जाएगा वो देख लीजिए। ऋण पूर्णांक वह होता है जिसमें माइनस चिन्ह लगा होता है। ठीक है, जैसे कि -1, -2, यानी कि जो 0 से पहले की संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो उनमें माइनस लग जाता है, इसीलिए सही उत्तर क्या होगा? -1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 50 को रोमन अंकों में कैसे लिखते हैं, यानी कि 50 को रोमन अंक में कैसे लिखते हैं? X बनाते हैं, V बनाते हैं, L बनाते हैं या फिर D बनाते हैं? बताइए। तो 50 को क्या बनाते हैं? ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। क्या बनाते हैं? L। ठीक है, 50 को हम रोमन अंकों में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। और ये कौन सा हमारा है लिपि? ये अंतर्राष्ट्रीय लिपि में हमने लिखा है। ठीक है, ये रोमन लिपि में लिखा है। ओके, इतना करेक्ट है। चलिए यहाँ देख लीजिए इसका हल। रोमन अंकों में X को 10 से, V को 5 से, L को 50 से, D को 500 से हम लोग देखते हैं। जितने भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ये ऑप्शन है, इन सभी को बताया गया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एक्स वी का मान क्या होगा? एक्स एक्स वी का मान क्या होगा? 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा या कोई नहीं होगा? बताइए क्या हो जाएगा? एक्स एक्स वी ये हमने कैसे लिखा है? रोमन अंकों में, ठीक है, ये रोमन अंक में लिखा है। अब हमें अंतर्राष्ट्रीय में इनको हम कैसे लिखते हैं वो हमें बताना है। इसको हम क्या कहेंगे? 15 कहेंगे, 20 कहेंगे या 25 कहेंगे या फिर कोई नहीं? देखिए, इनका सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। आपको अभी मैंने बताया कि x जो है वो 10 से होता है, ठीक है। 10 जो संख्या लिखी जाती है उसको हम रोमन में कैसे लिखते हैं? x से, ठीक है। तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, प्लस v को हम किससे लिखते हैं? 5 से, ठीक है। 5 का रोमन जो हम लिखते हैं वो v से बनाते हैं। तो ये जोड़ दीजिए आप, कितना हो गया? 10 10 20 5 25 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 25। ये बेस्ट होता है अगर आपको कभी भी ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाती हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि x को हम किससे देखते, कितना लिखते हैं, ठीक है। d में हम कितना लिखते हैं, उसके बाद v से हम कितना लिखते हैं, l के लिए हम कितना बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंक। तो ये जब आपको याद होंगे ना एक एक के, तो आप यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एक्स एक्स वी का निकाला है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें निकालना हो दूसरा मान तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि अगर हमें निकालना हो एक्स आई वी, इसका हम कैसे निकालेंगे बताइए? तो इसमें हम क्या कर देंगे? x को हम 10 से कर देंगे, आई वी को हम किससे करेंगे बताइए? आई वी को हम किससे करेंगे? देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लिए ये, 4 के लिए ये, है ना। उसके बाद हम v बनाते हैं 5 के लिए, यानी कि 5 के लिए। तो ये किसके लिए हो गया? 4। 10 + 4 कितना हो गया? 14 हुआ। 10 + 4 कितना हो गया? 14 हो गया, ठीक है। तो 14 का कितना हो जाएगा? एक्स आई वी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हो गया 25 और हल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ट्रिक है। इससे आप किसी भी बड़ी से बड़ी रोमन संख्या को अंतर्राष्ट्रीय संख्या में लिख सकते हैं, उसका मान लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोमन अंक में 0 कैसे लिखा जाता है। देखिए, अभी तक हम पढ़ रहे थे 1 कैसे लिखते हैं रोमन अंकों में, 2 कैसे लिखते हैं, 3 कैसे लिखते हैं, ना। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हम 0 को रोमन अंक में कैसे लिख सकते हैं। तो 0 को ऐसे लिखा जाएगा या जेड से, एस से, एन में से कोई नहीं? बताइए। तो देखिए, 0 का कोई रोमन अंक नहीं होता है, इसीलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रोमन अंकों में 0 के लिए कोई प्रतीक जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? बताइए। x की, c, i या फिर l, किसकी पुनरावृत्ति जो है वो नहीं होती है? बार बार मतलब जो चीज़ नहीं आती है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि l को हम बार बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ हल देख लीजिए आप लोग। कि छोटी छोटी सी ट्रिक्स जो है वो हमारे बहुत काम आती है मैथ में। मैथ को अगर हम ट्रिक्स के साथ सॉल्व करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है ना, और हमें समझ में भी अच्छे से आती है। जिन लोगों की मैथ बहुत टाइम से छूटी हुई है, जिन्हें नहीं पता है, मैथ से डर लगता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मैथ में ही बैक लग जाती है, तो आप लोगों के लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उतना ही पढ़ा रहे हैं और ट्रिक्स के साथ में पढ़ा रहे हैं, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लासेस, ठीक है। यहाँ पर हम समझते हैं हाल में क्या दिया गया। आई एक्स सी को 3 बार तक दोहराया जा सकता है, लेकिन एल, वी और डी की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। अब आपने यहाँ पर देखा कि किसकी किसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती? एल, वी और डी की, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आपके एग्ज़ाम में, ये भी याद रखिए, अगर आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन में एल नहीं आता है, अब आप कहोगे कि हमने तो एल पढ़ा था, है ना, तो एल की जगह अगर वी आ जाए या डी आ जाए, ठीक है, तो इनमें भी लगा सकते हैं आप। इन तीनों की ही पुनरावृत्ति नहीं होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्याएं क्या है? प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्या क्या है? 5, 3, 2 या फिर 1? ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि 2 जो है वो क्रमागत 3 अभाज्य संख्या है। कैसे? देखिए, पहली 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3 और 5। इसमें पहली कौन सी है? 2। 2 सम अभाज्य संख्या कही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 9 की पुनरावृत्ति संख्या क्या है? बताइए। नेक्स्ट 9 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? पूर्ववर्ती संख्या जो हमें बतानी है 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी या फिर 10 होगी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 की 9 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है?
देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपकी क्या होगी पूर्ववर्ती संख्या? 8 होगी। ठीक है, कैसे? यहाँ पर कोई भी संख्या दी जा सकती है। 9 की जगह आपको यहाँ पर 15 दी जा सकती है, 24 दी जा सकती है। ठीक है, कोई भी संख्या दी जाती है। लेकिन अगर आपसे पूर्ववर्ती संख्या के बारे में पूछा जाता है तो पूर्व मतलब पहले की संख्या। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पूर्व मतलब अगर लिखा है पूर्व तो मतलब पहले। ठीक है, पूर्व मतलब पहले की संख्या। तो एक नंबर आपको कम कर देना है। 24 का अगर दिया गया है तो 23 हो जाएगा, 15 दिया है तो 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ आप हल में भी देख सकते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या मतलब एक कम, माइनस कर देना है हमें। नेक्स्ट आपका है अनुवर्ती संख्या। अभी हमने पूर्ववर्ती संख्या देखा। ठीक है, तो अब तो आप अनुवर्ती संख्या लगा ही लोगे कि 98 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है? अनुवर्ती। ठीक है, अनुवर्ती का संख्या क्या होती है? +1। और पूर्ववर्ती का क्या होता है? -1। इतना आपको याद रखना है। अनुवर्ती मतलब +1, पूर्ववर्ती मतलब -1। पूर्व से आप याद रख सकते हैं कि पूर्व मतलब पहले। ठीक है, प से पूर्व, प से पहले। अनुवर्ती मतलब लास्ट, उसके बाद मतलब +1। तो 98 का क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ठीक है, एक अधिक। अनुवर्ती संख्या मतलब एक अधिक यानी कि +1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 30 और 40 के बीच में कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं हमें बतानी है। 30 और 40 के बीच में। ठीक है, तो 31 और 33, 33 और 37, 31 और 37, 31 और 39, इसमें से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 31 और 37 हैं। कैसे हैं? चलिए हल देख लेते हैं। देखिए 30 और 40 के बीच में केवल 31 और 37 ही अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये केवल एक और स्वयं से ही विभाजित होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो एक से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, वही हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ऑप्शन में देखिए कि 33 भी दिया गया है, तो 33, 39 जो है वो दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होती हैं, इसीलिए उनको हमने नहीं लिया है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि 90 और 80 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। इनको सॉल्व करने की ट्रिक्स जो है वो क्लासेस में दी गई हैं, इसीलिए आप क्लासेस ज़रूर देखिएगा। बताया गया है कि 80 और 90 इनके बीच में कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। 81 से 83, 83 और 87, 81 और 89, 83 और 89 बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 83 एंड 89 जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, किसी और संख्या से ये विभाजित नहीं होती हैं, इसीलिए ये अभाज्य संख्याएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है, ये हमें बताना है। अब देखिए इतनी बड़ी बड़ी आपकी एग्ज़ाम में संख्याएं आ जाती हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करें। पूरी संख्या क्या करते हैं, वो तो पूरी संख्या ही काट के देखते हैं। तो इतना नहीं आपको देखना है, हमने आपको पहले ही बताया 5 से विभाज्यता का नियम हमने आपको पढ़ाया है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए जाके, आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट रहने वाला है। और ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है ये आपसे 2018 में पूछा गया है। ठीक, कब पूछा गया है? 2018 में। और हमने क्लास में आपको बताया है साफ साफ कि आपको पूरी संख्या काटने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं है कि 4 ऑप्शन दिए गए, आपका कितना टाइम वेस्ट होगा आप ये सोचिए। डीएलएड में हमें समय ही कितना दिया जाता है मैथ के एग्ज़ाम के लिए, तो हमें 1 घंटे में हमें अगर आप यही करते रहेंगे, सबको सॉल्व करके देखेंगे, तो फिर कितना टाइम आपके पास बचेगा। तो 5 का विभाज्यता नियम कहता है कि संख्या के लास्ट में अगर 0 आए या 5 आए तो वो संख्या 5 से विभाज्य है। ठीक है, अब इसमें लास्ट में ना 5 है ना 0 है, ना 5 है ना 0 है, ना 5 है ना 0 है, इसमें है। बस सिर्फ और सिर्फ एक नज़र में आंसर देख के टिक करना है। इसीलिए हमने हर चीज़, हर एक पॉइंट्स को ट्रिक के साथ में पढ़ाया है कि आप क्वेश्चन देखें, ऑप्शन देखें और बस टिक मार दें। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में 5 है तो ये पूरी संख्या 5 से विभाज्य है और ये कटेगी। ठीक है, 5 से विभाज्यता जो संख्या का अंतिम अंक हमें देखना होता है वो 0 और 5 होना चाहिए और वो कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही बार पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, 455 से पहले 5
तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर तथा योग का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें अंतर के बारे में पता चलना चाहिए। अगर आपके एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन में अंतर लिखा है तो अंतर का मतलब होता है माइनस, यानी कि घटाना है हमें उस संख्या को, ठीक है। योग मतलब हमें प्लस करना है, तो ये चीज़ आपको सबसे पहले याद रखनी है। अब हमें स्थानीय मान निकालना है। देखिए 555 में से पहले 5 का क्या होगा स्थानीय मान 5 होगा। दूसरे 5 यानी कि दूसरा 5 ये है, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा 50 होगा। अब हमसे 5 का ही पूछा गया है, तो पहले हम अंतर निकालेंगे। 50 माइनस 5 कितना हो जाएगा, चलिए इधर निकालते हैं, एक सेकेंड। हाँ, देखिए अंतर हमसे पूछा गया तो माइनस, योग पूछा गया तो प्लस। 5 4 55, ठीक है। पहले 5 का 5 आएगा, दूसरे 5 का 50 आएगा, यानी कि 50 आएगा स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान कैसे निकाले जाते हैं बड़ी से बड़ी संख्या के, वो भी हमने आपको समझाए हुए हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम 50 में से अंतर निकालेंगे, तो 50 माइनस 5 करेंगे तो इसका आ जाएगा 45। 50 में हम 5 माइनस करेंगे तो 45 आएगा। उसके बाद 50 हमें क्या करना है, योग करना है। पहले अंतर करना है फिर योग करना है, ठीक है। फिर हम करेंगे 50 प्लस 5, तो कितना आ गया 55, ठीक है। अब हमें क्या करना है, गुणनफल करना है। तो 45 मल्टीप्लाई 55, इसका गुणनखंड हमें करना है। तो आप गुणनखंड करके जो संख्या आए वो आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर संख्या कितनी आई है 2475। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए हल देख लीजिए, पहला 5 यानी कि 50 दहाई स्थान, दूसरा 5 यानी कि 5 इकाई स्थान, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं इकाई दहाई, यहाँ से देखते हैं इकाई, ये क्या हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ठीक है। उसके बाद अंतर हमें निकालना है, तो 50 माइनस 5 45, योग करना है तो 50 प्लस 5 45, गुणनखंड करना है तो 45 और 55 का गुणनखंड हम कर देंगे, आ जाएगा 2475, यानी कि 2475। चलिए दूसरी देखते हैं संख्या, कि संख्या इतनी दी गई है आपकी, अंक 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनखंड हमें करना है। सीधा सीधा हमें गुणनखंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं। अब हमसे पूछा गया 5 और 6 का, तो 6 का हमारा होगा 60, 5 का हमारा होगा 500, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, तो सीधा सीधा आप गुणनखंड कर दीजिए 560 का। और देखिए जब भी ऐसे ज़ीरो वाले गुणनखंड आते हैं तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, आपको सिर्फ इसका गुणा करना है और जितनी ज़ीरो हैं वो लिख देनी है, ठीक है। कितना आया है 6 पंचे 30, ठीक है। उसके बाद 30 लगा दीजिए, कितना आया 30,000, 30,000। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हल देख लीजिए आप लोग, 5 का स्थान सैकड़ा 500, 6 का स्थान 10 का होता है तो इसीलिए दहाई का होता है, तो वो उसमें 60 आया। 500 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, आ जाएगा 30,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि संख्या 7534 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या है। इसमें हमें स्थानीय मान 5 का निकालना है, सीधा सीधा तो 500 हो जाएगा, ठीक है। देखिए जितनी संख्या जो भी पूछी जाती है उसके बाद जितने डिजिट है वो काउंट करके उतनी ही ज़ीरो लगा देनी होती है, ये होता है हमारा स्थानीय मान। सीधा सीधा ट्रिक आजमाइए, कोई भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जगह और बुक्स में भी आपको ऐसे दिखाया जाएगा कि ये आपको देखना है दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा है, ठीक है, तो 5 फिर मल्टीप्लाई कराएंगे आपको, ठीक है। 100 कितना हो जाएगा 500, ऐसे कराना है। ऐसे नहीं, सीधा सीधा देखो कि 5 का हमें करना है तो 5 लिखो और उसके बाद डिजिट काउंट करो, 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा दो, दैट्स इट, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करके आपको बताया गया है, लेकिन हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, कि 8365 यानी कि 8365 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या है। अभी हमने आपको बताया उसी तरीके से आप निकाल लीजिए। 3 लिखिए पहले और उसके बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा दीजिए, यानी कि 300 आपका स्थानीय मान इसका आ जाएगा, ठीक है।
तो ये था आपका आज का MCQs जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन आपके 2018, 2023, 20 ये सब आए हुए हैं। ठीक है, सारे जो क्वेश्चंस आपके DLED में पहले MCQs में आए हुए हैं, यानी कि जो आपके वस्तुनिष्ठ होते हैं प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उनमें ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। और आप सभी को पता है कि मैथ के पेपर में आपके जो होता है वो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपना ऑब्जेक्टिव भी स्ट्रांग रखिए और इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं, जो क्लासेस ली हैं, उससे आपको कुछ समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, बाकी अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।